हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। हर एक क्वेश्चंस जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पेपर को अच्छे से लगाइएगा। पेपर थोड़ा सा हार्ड होगा, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा सा हार्ड है, मतलब मैंने पेपर सिंपल नहीं दिया है, थोड़ा मॉडरेट और हार्ड के बीच में रखा है मैंने पेपर, ताकि सारे बच्चे जो है इसको समझ सके और एनालिसिस कर सके कि जिन लोगों की तैयारी चल रही है उन लोगों की जो है उनके जो है कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और वो समझ जाए कि जो है अभी उनकी कितनी तैयारी करना बाकी है। इसी तरीके का पूरा एग्जैक्ट आपको पेपर देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, आज का पेपर आप हमें कमेंट जरूर करिएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही है। पूरी ईमानदारी से कमेंट करिएगा, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आखिर तक वीडियो जरूर देखिएगा और ये जो है कंप्लीट वीडियो जो है अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। 40 लाइक्स का टारगेट है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर पहुंचाइए इस वीडियो को, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट के कंप्लीट जो है पूरा का पूरा रेसिपी आपको मिल जाती है, कंप्लीट जो है वीडियोज़ मिल जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस विधि में बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए भाषा सीखी जाती है? अब देखिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। मातृभाषा को मध्यस्थता किए बिना आप कोई भाषा सीख रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे आंसर जो होगा उसे कहते हैं हम प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि और जो है यहाँ समवाय विधि। तो देखिए आंसर है मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए जो भाषा सीखी जाती है उसको हम कहते हैं टारगेट भाषा। ध्यान रखिएगा, टारगेट भाषा। और टारगेट भाषा को हम लक्ष्य भाषा भी कहते हैं। भाई देखिए, जो आपकी लक्ष्य भाषा होगी, मान लीजिए आपकी मातृभाषा हिंदी है और आपकी लक्ष्य भाषा है, आप कोई भाषा सीखना चाहते हैं, जैसे वो इंग्लिश हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, बंगाली हो गई, उर्दू हो गई, कोई अन्य भाषा सीखना चाहते हैं, तो आपको जो आपकी भाषा है मातृभाषा उसकी मध्यस्थता की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब उसको बीच में रख करके उसके रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जो लक्ष्य भाषा है वो सीखी जाती है प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, जब आप प्रत्यक्ष रूप से सामने बैठे होंगे, किताब पेन पेंसिल टीचर पढ़ाएगा, ये सारी चीजें, तो प्रत्यक्ष विधि से ही आप जो है भाषा सीख सकते हैं। आंसर हो गया ए। बहुत ही सिंपल था, लेकिन अगर थोड़ा सा भी सोच पा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन सही कर पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य अर्थ ग्रहण, अभिव्यक्ति, सृजन शक्ति तीनों का साथ साथ विकास होता है? तो देखिए ये जो आंसर है ये कौन सी पद्धति पे टिका हुआ है? तो उद्देश्य अर्थ संपूर्ण जो है बच्चे का जो है बात हो रही है, तो इनसे कहते हैं किंडरगार्टन विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें खेल, बच्चों के जो है खेल विधि के माध्यम से हम सिखाते हैं, गतिविधियां करके सिखाते हैं। इससे जो है बच्चों का जो है संपूर्ण विकास भी सुनिश्चित होता है और बच्चों के अंदर सोचने और समझने की क्षमता और अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा तथा लक्ष्य भाषा में बहुत थोड़ा अंतर होने पर लक्ष्य भाषा शिक्षण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो देखिए मातृभाषा और लक्ष्य भाषा, मातृभाषा जो आप बचपन में आपने सीखी होगी और लक्ष्य भाषा जो आप टारगेट भाषा है। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि थोड़ा सा भी अगर इन दोनों में अंतर होने पर तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो देखिए यहां पे आंसर है, यहां पे आंसर है अनुवाद विधि। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका पहले बच्चों को संज्ञा की परिभाषा से अवगत कराती है, उसके बाद उसे संज्ञा के उदाहरण, तो मैंने आपसे पहले बताया था कि पहले बच्चों को अगर नियम, परिभाषा, सूत्र बताए जा रहे हो और उसके बाद उदाहरण बताए जा रहे हो तो वो कौन सी विधि कहलाएगी? वो निगमन विधि होगी। पहले निगमन से नहीं है पहला वर्ड, तो निगमन से याद रखिएगा नियम, नियम, परिभाषा, सूत्र कुछ भी लिख लीजिए, उसके बाद वहां से चलती हुई धीरे धीरे बच्चों को उदाहरण की तरफ लेके जाते हैं। तो पहले बच्चों को नियम बताएंगे, परिभाषा बताएंगे, सूत्र बताएंगे, उसके बारे में सब कुछ बताएंगे, एंड देन उसके बाद लास्ट में हम उदाहरण बताएंगे। तो नियम से उदाहरण की ओर चलने वाली विधि होती है निगमन विधि, और जस्ट इसका अपोजिट होता है उदाहरण से नियम, परिभाषा की ओर जाने वाली विधि को आगमन विधि कहते हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में हर ऐसा कोई साल नहीं होगा जहां पे ये क्वेश्चन रिपीट ना हो, चाहे वो सीडीपी में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे मैथ में, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं, तो कई बार 2 या 3 क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, हर सेक्शन में आपको क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे ना आपको इसी से संबंध में एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन दिया है, उसको समझ के सॉल्व करिएगा, देखिएगा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजन विधि की विचारधारा के जनक कौन है? तो प्रयोजन विधि जो है जॉन डीवी की है। जॉन डीवी को आधुनिक शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है डैश डैश। अब देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि किस चीज पर बल देती है? तो व्याकरण अनुवाद विधि जो होती है वो जो है एक्यूरेसी पर बल देती है, शुद्धता पर बल देती है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। प्रवाह पर बल नहीं देती कि आप कितने अच्छे तरीके से प्रवाह रूप में बोल पा रहे हैं, उपयुक्तता पे बल नहीं देती, उच्चारण पे बल नहीं देती, उसकी शुद्धता पर बल देती है। ग्रामर जो है सही, साफ सुथरा, सही होना चाहिए, है ना। तो याद रखना ऑप्शन। अनुवाद आप किसी चीज का कोई किसी जो है भाषा का ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसकी शुद्धता होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। वो आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रांसलेट कुछ और कर रहे हैं उसमें लिखा कुछ और था, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं? तो देखिए, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है। तो ये अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, है ना। तो यहां पे सारी चीजें निकल के आ रही हैं, ऑप्शन यहां पे डी होगा। भाषा अर्जन से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, मैंने आपको बार बार कहा है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम ये 2 बातें होती हैं, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भाषा के संबंध में, तो ये पूछा ही जाएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो हिंदी पेडागोजी बेकार है। तो भाषा अर्जन जो स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है, जो स्वाभाविक रूप स्वतः सीख जाती है, मतलब जिस घर परिवार में जन्मे होंगे तो वहाँ का वातावरण से आप उस भाषा को सीख लेंगे, तो मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से आप भाषा अर्जित कर लेंगे। लेकिन भाषा अधिगम क्या होता है? भाषा अधिगम एक टारगेट भाषा होती है। टारगेट मतलब आपकी लक्ष्य भाषा होती है, जो आप सीखना चाहते हैं, तो उसके एक नियम, उसके तरीके से जो है सीखेंगे तो वो भाषा अधिगम में आएगा। तो यहाँ पे अर्जन है, तो मैंने आपको देखिए लिपि यहाँ पे नहीं, परिवेश में मौजूद किसी भाषा को सहजता से ग्रहण करने की क्षमता को कहते हैं भाषा अर्जन। आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक बच्चा मातृभाषा के साथ परिवेश में बोले जाने अन्य भाषा के शब्दों का भी प्रयोग करता है, उसकी माता इसका कारण अनुकरण मानती है, किस मनोवैज्ञानिक का समर्थन करती है? देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। उसकी मम्मी जो है मातृभाषा के परिवेश के साथ बोले जाने वाले अन्य भाषा के शब्दों का भी उपयोग करता है। मतलब एक बच्चा क्या है, घर में मातृभाषा, जो मान लीजिए मातृभाषा उसकी हिंदी है, तो घर में जो हिंदी बोली जाती है उसके साथ साथ आसपास के परिवेश से उसने सीखा कि उसने कुछ इंग्लिश के टर्म्स भी सीखे, उसने कुछ पंजाबी के टर्म्स सीखे, क्योंकि पंजाबी एक आदमी बगल में रहता था तो उसने पंजाबी सिखा दी। उसकी जो है चाची जो आई थी नई नई शादी करके, तो वो अंग्रेजी बोलती थी, तो उन्होंने कुछ अंग्रेजी के शब्द सिखा दिए। तो उनका माता का मानना है कि ये जो कारण है वो अनुकरण है। अनुकरण मतलब नकल करते हुए सीख रहा है। तो ये किस मनोवैज्ञानिक का समर्थन कर रहा है? तो यहाँ पे आंसर है स्किनर के व्यवहारवादी दृष्टिकोण का ये पर यह आधारित है, ये जो चीजें हो रही। इन्होंने का जो कहा था, भाषा अनुकरण पुरस्कार अभ्यास के माध्यम से सीखा जाता है। तो यहाँ देखिए अनुकरण दिया हुआ है शब्द, याद रखिएगा, बिल्कुल भी गलत मत करिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको गलत नहीं करने हैं, क्योंकि जरा सी एक छोटी सी बात है जो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि भाषा जो है स्किनर का मानना था कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर आधारित है इनके सिद्धांत पे, और इनका मानना था कि अनुकरण पुरस्कार और अभ्यास से बच्चा जो है सीखने का जो है भाषा का माध्यम बना लेता है। ठीक है, बच्चे प्रारंभ से कैसे होते? एक भाषिक होते, द्विभाषिक होते, बहुभाषिक होते, भाषा में कमजोर होते। तो देखिए बच्चे जो होते हैं वो प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। बच्चे जन्म से ही एक विशेष भाषा के साथ नहीं आते, लेकिन जो है भाषा की जन्मजात क्षमता होती है, तो वो बच्चे जो है उस क्षमता का प्रयोग कैसे करते हैं? अपने परिवेश, अपने सामाजिक संपर्क से करते हैं, तो बहुभाषिक होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चा मातृभाषा भी बोल लेगा, अपने परिवेश से सीखा तो हो सकता है अंग्रेजी भी बोलेगा, अगर उसके आसपास के माहौल में अंग्रेजी अन्य भाषाओं का जो है माहौल होगा तो वहाँ से भी सीखेगा। इसलिए कहा जाता है बच्चे जो है भाषा परिवेश और सामाजिक संपर्क से सीखते हैं। ये बात समझ में आ गई? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है?
तो अगर हम उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो सबसे कम यहां पे क्या महत्वपूर्ण होगा? देखिए आंसर है श्रुत लेख। इंट्रोडक्शन, संवाद अदायगी मतलब जो है जो एक दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, और सृजनात्मकता राइटिंग स्किल्स, ये सभी जो है जरूरी होती है भाषा विकास के लिए, लेकिन सुन के लिखना ये भाषा विकास की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण मानी जाती है कि आपको कोई बोलता जा रहा है और आप लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। 12वां क्वेश्चन है डैश डैश में अप्रत्यक्ष रूप से भाषा सीखी जाती है। तो अप्रत्यक्ष रूप से सीखी जा रही है भाषा, तो मैंने आपको पहले कहा भाषा अधिगम, भाषा अर्जन, ये सब पता होना। अर्जन में मतलब क्या होता है, इसमें स्वाभाविक रूप से सीखा जाता है। तो आपने जो है प्रत्यक्ष रूप से सामने बैठते हुए सीख रहा है बच्चा, परिवेश से सीख रहा है। तो यहां पे जो अप्रत्यक्ष रूप से सीख रहा है उसे कहते हैं भाषा अधिग्रहण, जिसे कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। परिवेश और सामाजिक जो है संपर्क से भाषा सीख रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होगा, मतलब बगल से निकला, किसी ने कोई शब्द कह दिया, वो सीख लिया कि अच्छा ये क्या कहा था। अंग्रेजी हम लोग जब इंग्लिश सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, अक्सर हम लोग परिवेश से सीखते हैं। इसलिए कहा जाता है इंग्लिश मूवीज देखिए, अगर इंग्लिश मूवीज देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज करेगा, है ना। तो आप अगर आप सीखने के टारगेट में है कि आपको मुझे एक भाषा सीखनी है वो है इंग्लिश, तो आप इसी तरीके से सीखेंगे, पिक्चर देखेंगे और उसमें कोई कुछ बोलेगा, आप उसकी भाषा को एक्वायर कर लेंगे। तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर के छात्रों में भाषा विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है। तो यहाँ पे जो अगर प्राथमिक स्तर पे हम भाषा विकास की हम बात करें तो सबसे बेहतरीन विधि है ये नियम बनाना, शब्दकोश याद करना, डिक्टेशन करना, श्रुतलेख लिखना, यहाँ पे बच्चों को कहानी सुनाना और बच्चों से कहानी बनवाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहानी बनवाने का मतलब होता है कि ऐसा कर सकते हैं आप कि बच्चे को एक कहानी सुनाई और उस कहानी को आधे में ही रोक दिया, बीच में, है ना, एक ऐसा जो है सार प्रस्तुत किया कि बच्चा अब बताओ बेटा इसके आगे आप कहानी सुना के बताओ। तो बच्चा अपने जो है चिंतन मनन से, अपने अमूर्त सोच से, अपने इमेजिनेशन आधारित जो है प्रक्रिया से जो है बच्चा जो है धीरे धीरे आपको कहानी बनाने लगेगा, है ना। तो इससे क्या होता है बच्चों के अंदर समस्या समाधान की जो है क्षमता बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें होती हैं, इसलिए इन चीजों को याद रखना है, आपको गलतियां नहीं करनी है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मैंने अभी 2-4-5 दिन पहले ही अधिगम विकार के संबंध में क्वेश्चन बनाया है। मैंने आपको वहां पे ये बाकायदा क्वेश्चन सब कराए हैं। आप देखिए अधिगम विकार लर्निंग डिसऑर्डर्स के संबंध में अगर आपके आज ये क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे तो वो आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। अगर आप अभी भी नहीं देखते तो इसका मतलब है कि आप फिर भी आप जानते हुए भी कि आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, उसके बाद भी आप क्वेश्चन गलत करने की और कोशिश करेंगे। इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अधिगम विकार का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाम है अधिगम विकार लर्निंग डिसऑर्डर, आप जरूर देखिएगा। 5, 6, 7, 8 वीडियो में ही आपको मिल जाएगा मेरे अपलोड हुए। तो 7वीं कक्षा की जो शिखा को कुछ वर्ष पूर्व मस्तिष्क में चोट लगने से कारण वो बोलने में समस्या हो रही है। मस्तिष्क में चोट लगी इसलिए वो बोलने में समस्या हो रही, जिस कारण से वो बात करते समय उचित शब्दों का चयन करने में असमर्थता का अनुभव करती है। वो किस भाषा विकार से ग्रसित है। अब देखिए 2 बातें हैं। अगर भाषा विकार की बात आ रही है तो यहां पे आपके दिमाग में आएगा 2 चीजें, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया। तो यहां पे देखिए डिसलेक्सिया है और डिसलेक्सिया होगा और डिस्फेसिया होना चाहिए इन 2 चीजों में। डिसलेक्सिया क्या होता है, ये एक पठन विकार होता है। इसमें सामान्य तौर पे क्या होता है, बच्चे को शब्दों के पहचान करने में दिक्कत होती है। जैसे बी को वो डी पढ़ देगा, ई को वो 3 पढ़ सकता है, मतलब कैपिटल ई को 3 पढ़ देगा, एम को वो डब्ल्यू पढ़ सकता है ना। तो ये एक पठन विकार है, शब्द और अक्षर पहचानने में समस्या होती है, बात यहां पे ध्यान रखिएगा। लेकिन डिस्फेसिया में क्या होता है, आमतौर पे जब किसी चोट की वजह से, है ना, किसी आंतरिक जो है चोट की वजह से ऐसा हो जाए तो यहां पे होता है। तो यहां देखिए वो क्या है, बात करते समय उचित शब्दों का चयन करने में उसको असमर्थता महसूस हो रही है। तो यहां पे इसे कहेंगे हम संचार विकार कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन यहां पे सी सही होगा। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, वाक्य संरचना का निर्माण करने में दिक्कत होती है, मतलब वाक्य का निर्माण करने में दिक्कत होगी, शब्दों को लिखने में दिक्कत होगी,
सही शब्द नहीं लिख पाएगा, कुछ भी लिख देगा, ऊटपटांग लिख देता है, तो डिस्ग्राफिया हो जाता है, लेखन विकार होता है एक तरीके से। नेक्स्ट, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा अगर हम सिखाने की बात करें तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हें अलग बैठा देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधि में शामिल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलत हो जाएगा उसके साथ। कम पाठों वाली पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए? ये भी नहीं। अधिक से अधिक, अगर दृष्टिबाधित है, उसको आंख से कम दिखाई पड़ता है, साफ सुथरा नहीं देख पाता है, तो हमें सबसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि मौखिक भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए और क्लियर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, साफ सुथरा करें। और उसको दृष्टिबाधित है तो इसका मतलब है कि उसको क्लास के सबसे आगे वाली बेंच में बैठाना चाहिए। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है। उच्चारण संबंधी त्रुटि होने का कारण क्या होता है? तो जब कोई बच्चा सही से साफ सुथरा बोलता नहीं है, गलतियां करता है अक्सर, तो इसका मूल कारण होता है कि उसके अभ्यास के प्रति उदासीनता। ठीक है, वो उस चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। ऐसा नहीं है, उच्चारण संबंधी जो है गलतियां होने के कारण अभ्यास के प्रति उदासीनता है। आंसर हो गया 16वें का आंसर हो यहां पे बी। अब आगे बढ़ते हैं। भाषा कौशल में एक्सप्रेशन, जिसे कहेंगे अभिव्यक्ति का विकास किस गतिविधि से सबसे अधिक होता है? तो अगर हम भाषा कौशल में एक्सप्रेशन का विकास की बात करें तो यह यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि बच्चों को अपनी राय रखने का मौका दीजिए, उनको अपने अनुभव साझा करने दीजिए। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का भाषा विकास मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? तो अगर हम वाइगोस्की की बात करें तो भाषा विकास के संबंध में इन्होंने जो बात कही है कि देखिए, वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया है इसी में ही आंसर छुपा हुआ है। वाइगोस्की ने पूरा बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत 3 चीजों पर टिका हुआ है। एक सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया पर टिका है, और इन दोनों अंतःक्रिया से ही वो भाषा का निर्माण करेगा। तो भाषा किस पर टिकी हुई है? सामाजिक बातचीत और सांस्कृतिक संदर्भ पे। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, बात यहां पे समझ गए? चलिए, चोम्स्की के अनुसार भाषा सीखना मुख्यतः किस पर टिका हुआ है? तो देखिए, चोम्स्की के अनुसार भाषा पर्यावरण पुरस्कार पर निर्भर नहीं करता, ये जन्मजात और जैविक संरचना पर आधारित है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। देखिए, चोम्स्की ने भाषा के संबंध में कहा है कि बच्चे जो है भाषा के साथ पैदा होते हैं, जन्मजात उनके अंदर क्षमता होती है ना, लेकिन विशेष भाषा के साथ जन्म नहीं लेते, वो अपने परिवेश और सामाजिक संपर्क से सीखते हैं। तो चोम्स्की का जो कथन है ये आपको याद रखना है कि चोम्स्की ने माना है कि बच्चे जो है भाषा क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ठीक है, कोई विशेष भाषा के साथ जन्म नहीं लेते, वो अपने परिवेश से सीखते हैं। आप चाहें तो उनको मातृभाषा और लक्ष्य भाषा दोनों भाषाएं का ज्ञान हो सकता है कम समय में भी, शुरुआत में, क्योंकि वो सामाजिक संपर्क रहेगा और वहाँ परिवेश में अनुकरण से वो सब चीज़ें सीख देगा। तो आंसर हो गया यहाँ पे बी। चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, ये कह रहा है, तो ये गलत है। यहाँ पे बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है और वो किसी विशेष भाषा के साथ जन्म नहीं लेते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन ए। अंतःवाक की संकल्पना किससे संबंधित है? तो देखिए, अंतःवाक का संकल्पना ये संबंध है। आंसर देखिए क्या होगा, फटाक से लगा दिया होगा मुझे लगता है। आंसर है वाइगोस्की, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अंतःवाक का मतलब होता है, देखिए 3 तरीके की स्पीच को डिफाइन किया है वाइगोस्की ने। एक इनर स्पीच, एक सोशल स्पीच और एक प्राइवेट स्पीच। अगर ये तीनों स्पीच याद कर लीजिए अच्छे से तो क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, इनर स्पीच, सोशल स्पीच और प्राइवेट स्पीच होता क्या है? इनर स्पीच में क्या होता है, बच्चा जो है अपनी समस्याओं का जो है खेल कूद करते हुए, कुछ भी समस्या का मतलब होता है कोई बड़ी समस्या नहीं,
उसके लिए तो हर बात की समस्या है। गिलास में पानी नहीं जा रहा है तो वो समस्या है, खिलौना आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसके लिए समस्या है। तो यहाँ पे समस्या का मतलब यही होता है। तो बच्चा जो भी क्रिया कर रहा होता है वो मन ही मन में बोलते हुए कर रहा होता है, इनर स्पीच, अंदर मन में अपनी समस्याओं का, ये गाड़ी ऐसे चल रही है, मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। या कोई खिलौना होगा, जैसे गुड्डा गुड़िया से बात नहीं करते, बेट शैतानी करते हो, तो ये थोड़ा सा एज जब बड़ा हो जाता है ना, तब वो इनर स्पीच का डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले बच्चे में आता है प्राइवेट स्पीच। आप देखिए 3-4 साल के बच्चे खिलौना भी, बॉल भी खेलते हैं ना, तो खूब बोल बोल कर खेलेंगे, ये देखो मारा, ये गया, ढिशूम, इस तरीके से खेलते हैं ना, बॉल मार दिया। और खिलौने से बातचीत, गुड्डा गुड़िया, लड़कियां अक्सर देखिए खिलौने से बातचीत करती हैं, लड़के कार चलाते हैं तो हूँ इस तरीके करते हैं, तो वो प्राइवेट स्पीच में आता है। यहाँ पे बोल रहा है और अपने आप से ही बात कर रहा है, अपने ही स्वरूप से, अपने आसपास के ऑरा से बात कर रहा है, तो यहाँ पे प्राइवेट स्पीच हो जाती है। इनर स्पीच में यही प्राइवेट स्पीच बाद में आगे एज बढ़ती है तो इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे अपने सॉल्यूशंस जो है मन ही मन में रखता है और मन ही मन में अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करता है। सोशल स्पीच में क्या होता है, आप जो जैसे हम लोग सोशली बात करते हैं एक दूसरे से, ये होता है। तो यहाँ पे अंतःवाक्य की संकल्पना वाइगोत्स्की से संबंधित है। बस ये नाम याद रखना, गलत मत करना भैया मेरे। मैं बता रहा हूं बार बार कि मुझे पता है कि मैंने आपको क्या क्या पेपर दे रहा हूं पूरा। मैं चाहूं, आप मेरे चैनल में देखिए, मैं चाहूं तो मैं पूरे दिन भर में 10-10 पेपर करा सकता हूं, 10 नहीं तो 4 पेपर तो मिनिमम करा सकता हूं। लेकिन मैं सोचता हूं कि आप डेली 1 पेपर 2 पेपर लगाएं, टॉपिक कवर करें और अच्छे से कवर करें। इसलिए मैं कोई भी टॉपिक जब देता हूं तो मैं उसके हर एक स्वरूप को दे देता हूं। आप मेरे किसी भी थ्योरेटिकली वीडियो को देखिए, जैसे मैंने अभी पक्षी के संबंध में वीडियो डाला है, पेड़ पौधे के संबंध में डाला है, जो है पियाजे के संबंध में डाला है, अधिगम विकार के संबंध में डाला है। मैं आपको चैलेंज भी कर रहा हूं कि आप कुछ और चैनल को देखिए, तो आप पाएंगे कि ऐसे जो है क्वेश्चंस जिस तरीके से मैंने थ्योरी और प्रेजेंट किया है ना, पीडीएफ को, उस तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, जो सीटेट देना चाहते हैं, पहली बार देना चाहते हैं, जिनको लगता है वो फेल हो जाते हैं बार बार, या उनको लग रहा है कि मैं फेल ना हो जाऊं, मैं उनसे कहता हूं कि मेरे भी वीडियो देखिए, बाकी भी देखना चाहें तो आप देखिए, है ना, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जब कोई बच्चा नई भाषा में केवल पहले सीखे गए शब्द और वाक्य ही बार बार उपयोग करता है और नए वाक्यों का निर्माण नहीं कर पाता है, देखिए यहां पे कह रहा है कि वो सीखे ही हुए केवल वाक्यों का प्रयोग कर रहा है और नए वाक्य का निर्माण नहीं कर पा रहा है, तो यहां पे किस समस्या के रूप में हम देखेंगे उसे। तो यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यहां पे रिजिडिटी जो होती है, फिक्सनेस, रूढ़िबद्धता, ये भी नहीं है, प्रवाहहीनता की कमी नहीं है, क्योंकि यहां पे प्रवाहहीनता की कमी तब होता जब वो बोल ना पा रहा होता। आपने उससे कहा कि भैया एक उसको जो है कहानी पढ़नी थी और वो प्रवाह रूप में पढ़ नहीं पा रहा, तब उसे हम कह सकते हैं प्रवाहहीनता। लेकिन यहां पे नए शब्दों का निर्माण नहीं कर पा रहा, इसका मतलब है उसके पास लिमिटेड वोकैबुलरी है, शब्दों की कमी है। आपसे अगर मैं कहूं कि एक माइक आपको दे दूं और कह दूं भाई साहब जरा खड़े होइए और पूजा जी, मैंने एक उदाहरण के तौर पे नाम लेता हूँ कि पूजा जो है, आप जो है स्टेज पर, पूजा और जो है विपिन जो है, आप दोनों स्टेज पर जाएं और जो है अनाउंसमेंट करें और 2 मिनट 4 मिनट के लिए स्पीच जो है दे दें। अब आपको समझ में नहीं आएगा स्पीच देनी क्या है, क्योंकि आपके पास शब्दों की कमी है, आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी। अब आप बोलेंगे तो तोड़ फोड़ के टुकड़ों उकड़ों बोलेंगे, जैसे तैसे किसी तरीके से काम निकालने वाला। तो ये वही हो रहा है यहाँ पे, शब्दों, नए वाक्यों का निर्माण नहीं कर पाता है और बार बार एक ही वाक्य का बराबर शब्दों का प्रयोग करता है, क्योंकि उसके पास लिमिटेड वोकैबुलरी है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। व्याकरण पढ़ने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हम सबसे पहले, अब देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है और कितना सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है, मैंने आपको बार बार कहा है कि निगमनात्मक, आगमन विधि और निगमन विधि ये उसी क्वेश्चन पे आधारित है। तो यहां पे कह रहा है निगमनात्मक उपागम अनुशंसा किस बात पे करता है कि पहले बच्चों को नियम पढ़ाए जाएंगे और फिर उसके बाद उदाहरण दिए जाएंगे। आंसर हो गया ऑप्शन डी। आपसे देखिए उसने भाषा बदल दी, थोड़ा सा उसने जरा सा चेंज किया भाषा में, शब्द बस केवल वही था। अब जिन्होंने जरा सा भी दिमाग नहीं लगाया, क्वेश्चन को पढ़िए
और जो क्वेश्चन पूछे, जो भी क्वेश्चन का मेन अर्थ देखिए, बाकी तो यहाँ पे सब बकवास है, अनुशंसा पंशंसा तेल लेने गया, सिर्फ केवल यहाँ पे जो शब्द बचा है वो है निगमनात्मक उपागम। अब आप एक बार सोचिए कि निगमन क्या था, निगमन विधि, निगमन यहाँ पे अच्छा निगमन विधि एक थी, एक शब्द तो पढ़ा था सर ने बताया था, निगमन विधि होते हैं आगमन विधि और निगमन विधि, जिसमें नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आंसर। नियम प्रस्तुत करने चाहिए, मतलब पहले सबसे पहले नियम प्रस्तुत करने चाहिए और ऊपर दिया है उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। इसका मतलब है कि आंसर इन्हीं दो में से कोई होगा। तो पहला वाला आगमन विधि हो गया, दूसरा वाला निगमन विधि, आंसर हो गया डी। कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका क्या मतलब होता है? यादृच्छिक का मतलब होता है कि कोई नियम, मतलब कोई नियम उसमें नहीं होते हैं, बस वो रैंडम चलते हैं। जैसे तुम्हारा नाम अतुल पड़ा है तो तुम्हारा नाम अतुल क्यों पड़ा है भैया? तुम्हारा नाम, मेरा नाम मोहित है तो मोहित क्यों है? बस मुझे अच्छा लगा। और इस मोहित नाम को तेलुगु भाषा में कुछ और कह सकते हैं, किसी अन्य भाषा में कुछ और कहेंगे। तो यहां मोहित कोई शब्द नहीं है, तो यहां पे कोई नियम नहीं है, इसमें निगत नियम के आधार पे नहीं होता है। जैसे कुत्ते को हम डॉग कहते हैं, लेकिन डॉग शब्द अन्य भाषाओं में अलग अलग जो है, जैसे गांव में चले जाओ, कुकुर आ गया, कुकुर आ गया, कुकुर आ गया, ऐसा बोलते हैं, है ना। पपी कई लोग बोल देते हैं, कुत्ते को भी पपी बोलते हैं, है ना। और कुछ लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं। 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में कुछ भी नाम हो सकते हैं, बहुत सारे। आप जाएंगे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, इन सब भाषाओं में कुत्ते को कुछ और बोलेंगे। तो ऐसे शब्दों का कोई नियम नहीं है। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनके हमारे उत्तर भारत में उस भाषा का मतलब होता है गाली, लेकिन साउथ में चले जाओगे तो उस भाषा का मतलब होता है कुछ जो है शाब्दिक अर्थ निकलता है, अच्छा शब्द निकलता है। क्या हो सकता है वो? आप यहाँ पे बोल दो, साउथ में उत्तर भारत में बोल दो, कानपुर में बोल दो वो शब्द, तो कहेंगे साले गाली दे रहे हो। लेकिन अगर वही चीज तमिल में तमिलनाडु में बोल दोगे तो कहेंगे अच्छा आइए आइए, वेलकम वेलकम, हाथ जोड़ के, बल्कि वेलकम, कम ईयर करेंगे। तो ये जो उनके जो है कोई नियम नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर यही देखना है। यहाँ पे आंसर देखिए, भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच में किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं होता है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। नोट कर लीजिए, भाषा यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम, भाषा रैंडम होती है, तो कोई नियम नहीं होता। जैसे कुत्ता इज इक्वल टू डॉग, और डॉग को तमिलनाडु भाषा में कुछ और कहते हैं। नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं उदाहरण के लिए, जो उदाहरण मैंने आपसे बताया कि उत्तर भारत में कुछ भाषा को जो है दक्षिण भारत में गाली के रूप में दिया जाए, तो ये समझ, तो मैं, अब वो उदाहरण मुझे पता है लेकिन मैं दूंगा नहीं, आपको समझ नहीं है, इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो शिक्षण में सबसे बड़ी जरूरत होती है विषय निर्धारण करना नहीं होता, उसका बिंदु निर्धारण, समय नहीं, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी आपकी टीचिंग्स है, वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। जैसे मैं, आपको पता है कि मैं हिंदी पेडागोजी का पेपर करा रहा हूं, तो ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि बच्चों को सीटेट के हिंदी वाले पोर्शन का 30 में से, बच्चे के 30 में से 30 क्वेश्चन सही करना है। तो यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है। तो शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है कि उद्देश्य निर्धारण करना बहुत जरूरी है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो देखिए इंपॉर्टेंट है, भाषा के संबंध में पूछा जा रहा है तो ये इंपॉर्टेंट होगा। बहुत लोगों को इसका आंसर अभी भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करा करो। अगर आपको ये आंसर सच में नहीं पता है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इसका मतलब है कि आप अभी भी पेपर कम लगा रहे हैं मेरी दृष्टि से, ठीक है। आप जीएस भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा करें, भले ही सरसरी निगाह से पढ़ें। 10 मिनट के लिए कोई भी वीडियो, जैसे मैंने मान लीजिए जीएस का कोई वीडियो अपलोड किया है तो एक सरसरी निगाह पे फटक फटक देख लिया, अपने जहन में पड़ा रहेगा आपके। यकीन मानिए जब क्वेश्चन करेंगे तो कभी भी हो सकता है कि एकदम से क्लिक कर जाए, और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो 26वें का देखिए यहाँ पे क्या है, 6 जो है शास्त्रीय भाषाएं, और अभी हाल ही में 5 और जोड़ी गई हैं। तो टोटल इस समय शास्त्रीय भाषा है 11, याद रखिएगा 11, ठीक है। तो जो 11 भाषाएं हैं वो, इनमें से 6 जो शुरुआत की भाषा की बात हो रही है, यहाँ पे उदाहरण है, वह संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ये जो है शास्त्रीय भाषा के रूप में। शास्त्रीय भाषा उन्हें दर्जा दिया जाता है जो बहुत ही पुरानी भाषा है,
जिनका एक अपना साहित्य है। पुरानी का मतलब होता है कम से कम 1500 साल पुराना उसका साहित्य होना चाहिए। तो इन सभी किताबों, इन सभी जो है भाषाओं के आपको 2-2 हज़ार, 2.5-2.5, 3-3 हज़ार पुराने साहित्य आपको मिल जाएंगे, लिटरेचर आपको मिल जाएगा, इसलिए इन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कुछ और भी भाषाएं हैं जिनको अभी हाल ही में जोड़ा गया है, तो वो कौन सी है? तो वो है मराठी, पहली चीज। मराठी के बाद है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा, प्राकृत है तो फिर पाली भाषा भी है। पाली और प्राकृत तो मुझे लगता था कि पहले भी होना चाहिए, क्योंकि इनका तो बुद्ध जो है पाली भाषा में उपदेश देते थे और महावीर प्राकृत भाषा में उपदेश देते थे। तो सोचिए आज से 3-4 हज़ार साल पुरानी भाषा की बात हो रही है, 3,000 साल पुरानी, और वो उस भाषा को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्राकृत और पाली है। मराठी अब मैं इसमें बात नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद असमिया है, उसके बाद है बंगाली भी है। तो यहाँ पे जो 5 भाषाएं और ऐड हुई हैं, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, बाकी इनको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन अगर ध्यान रखिएगा, पहली जो भाषा ऐड की गई थी शास्त्रीय भाषा में 2004 में तमिल भाषा थी, और आखिरी कौन सी ऐड की गई थी? वो थी उड़िया। आखिरी उड़िया थी, कब की गई थी? 2014 में। याद रखना, उड़िया जो है भाषा 2014 में ऐड गई, ये संस्कृत भाषा 2005 में ऐड की गई थी। तो पहली भाषा को याद रखना, इस बात को गलत मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है? क्षेत्रीय भाषा मतलब एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा है। जैसे हमारे गांव क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं होती हैं, जैसे मथुरा में कुछ और ब्रज भाषा बोली जाती है ना। कानपुर में जो है थोड़ी सी जो है अलग भाषा बोली जाती है। आप हरियाणा में किसी क्षेत्र विशेष में चले जाइए तो वहाँ पे बोली जाती है। जैसे आप बिहार में चले जाइए तो आपको भोजपुरी देखने को मिल जाएगा। तो ये जो होता है यहाँ उस क्षेत्र विशेष की विशेषता को दर्शाता है। आप भाषा को सुन करके तुरंत बता देंगे कि ये तो भोजपुरी है भैया, ये गा रहा है भोजपुरी गाना है ना। भोजपुरी गाना मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं सोच रहा था एक गाना गा के दिखाऊंगा, मुझे याद नहीं है। वैसे मैं गाना कम ही सुनता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मायरा जो है पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों, शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। तो ये किस तरीके के व्यवहार को दर्शाता है? तो कोई बच्चा अगर बार बार रिपीट कर रहा है किसी शब्द को, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे उसको पढ़ना पसंद नहीं है, ज्यादा समय लेती है, अटक अटक के पढ़ती है, ये सब नहीं है। यहाँ पे जब पुनरावृत्ति हो, रिपीटिशन हो बार बार शब्दों का, ठीक है। तो जैसे कि मैंने मान लीजिए यही पढ़ता हूँ कि मायरा पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों, शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, कभी कभी वाक्यों की, शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। तो जो है इसका ये भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है? भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है? भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है? तो ये मैं समझ के पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑप्शन हो गया यहाँ पे सी। आमतौर पे हाई स्कूल, इंटर हम इसी तरीके से तो पढ़ के निकालते हैं, है ना, बार बार रिपीट करते हुए। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो देखिए मैंने मूल्यांकन एक वीडियो डाला है, अभी ही डाला है, 6-7 ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। मूल्यांकन ही इसका शब्द है, ठीक है। उसको आप जो है थंबनेल आप देख जाएंगे। मूल्यांकन के संबंध में अगर आपने वीडियो, आपको अभी भी गलत होता है तो वो देख लो भैया मेरे। एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है, टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद, थ्योरी कराने के बाद मैंने क्वेश्चन भी कराए। तो कितना अच्छा है कि आप एक बार कर लेंगे, देख लेंगे, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और यहाँ पे निदानात्मक परीक्षण का जो उद्देश्य है, बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। आंसर हो गया निदान कर का मतलब होता है डायग्नोस। तो डायग्नोस क्यों करेंगे? ताकि डायग्नोस तब करेंगे जब हम बच्चे की कमियों को जान पाएंगे। अब बच्चों की कमियों को जानेंगे, फिर उसका निदान कर देंगे, उपचार कर देंगे, उसको जो है उसको सही से जो है उसको गाइड कर देंगे। तो आंसर हो गया यहाँ पे ए, आंसर सही जवाब होगा। अब हम आखिरी क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषता होती है? तो मूल्यांकन क्यों करते हैं, क्या इसकी वजह होती है, और अच्छा मूल्यांकन की क्या विशेषता होती है? देखिए ये ऑलरेडी मैं मूल्यांकन वाले क्वेश्चन कराया है। अगर जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है, 1000 लोगों ने देखा है, तो आप समझ लीजिए कि वो वीडियो जरूर से जरूर, अब बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो आंसर है उसकी सबसे अच्छी विशेषता होती है उसकी वैधता, वैलिडिटी, उसकी विश्वसनीयता, उसकी वस्तुनिष्ठता,
वस्तुनिष्ठता मतलब होता है कि देखिए, एक होता है वस्तुनिष्ठ और एक होता है जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में मतलब हम केवल एक सॉल्यूशन पे बिल्कुल फोकस रहते हैं कि करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठता की यही बात हो रही है। व्यापकता है ना, तो वो लार्ज स्केल को कवर करती है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस तरीके से हमारे जो हिंदी पेडागोजी का पेपर था वो हमारा आज कंप्लीट हो जाता है। वीडियो जो है कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए डेली आपके लिए नए नए टॉपिक्स लेके आता हूं। मैं आपको वादा करता हूं कि एक महीने के अंदर, आज की डेट से एक महीने के अंदर आपका सीडीपी से थ्योरी और क्वेश्चन सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। एसएसटी भी है, मैं आपको एसएसटी के वीडियोस अभी कुछ दिनों से नहीं डाल पा रहा हूं, तो मैं ज़रूर से ज़रूर डालूंगा। कितने लोग अच्छा एसएसटी का पेपर जो है, पेपर 2 का जो है सेक्शन है एसएसटी के अंतर्गत आ रहे हैं, तो वो आप हमें कमेंट करिएगा कि मेरा सर पेपर एसएसटी है, ठीक है। तो मैं उनके लिए ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता रहूंगा, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।